हम एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हमने मॉक सॉल्व किया था और यहीं से आज हम मॉक को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप जाओगे एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज प्रैक्टिस एग्जाम्स और दिसंबर 23 वाला जो मॉक है मेरे पास ऑलरेडी असाइन हुआ है, आप असाइन कर लोगे। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो दो और प्रैक्टिस एग्जाम है 1 और 2, तो आपने इनको भी सॉल्व कर लेना बिफोर द एग्जाम ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा फिर एक फायदा ये होता है आपके पास कि जरा ये जो एग्जाम वाला इंटरफेस है वो आप देख लेते हो। सर तो प्रैक्टिस एग्जाम 2 मैंने सॉल्व कर किया था। ठीक है, मुबारक हो। खैर आज हम जो मॉक है उसको जरा सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, और अगर जो प्रैक्टिस एग्जाम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ओवर द पीरियड उनमें जो मसले मिसाइल आते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जी इंस्ट्रक्शंस जो मैं स्किप करता जा रहा हूँ सारी नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, ये वही है जो एग्जाम में आएंगे आपके पास। तो प्लीज़ इनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे इसने कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है। कहते हैं यू विल बी प्रेजेंटेड टू, अच्छा वो पार्ट सी में बता रहा है कि 40 नंबर है, दो सवाल आएंगे 20-20 नंबर के। क्या होने जा रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी। ये आ गया जी पहला एमसीक्यू हमारे पास। अब मैं पहले एमसीक्यू से सीधा जंप करके जाऊंगा आखिरी सवाल पे, और मैं क्वेश्चन इसको एग्जाम को एंड कर दूंगा। बिकॉज अगर हम लोग इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो वो हमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम सोल्यूशन के थ्रू इसको डिस्कस करते जाएंगे ताकि जो भी सोल्यूशन है वो भी हमारे सामने, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम साथ साथ परफॉर्म करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको एंड कर दिया है। कहाँ से चेक करना है, आप इधर होम के साथ मार्क वाले टैब में जाओगे, और मार्क वाले टैब में आप जाके जो आपका दिसंबर 23 का मॉक एग्जाम है आप उस पर क्लिक करेंगे, और एफ आर ये देखें आपको सेल्फ मार्क की ऑप्शन दे रहा है। आप सेल्फ मार्क पे चले जाओगे। अब यहाँ पे सारे के सारे सवाल आते जाएंगे, अब उनको हम लोग साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। यहाँ पे जी पहला ये सवाल आ गया, और अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन शो कर दूँ, ये आ गया जी क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकंड। पहले सवाल में कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गाइडलाइन एंड द कंटेंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कहते हैं आईएएसपी का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें से जो गाइडलाइन है उसकी, उसमें से कौन सी दो स्टेटमेंट उसके बारे में ठीक है। आंसर कह रहा है ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए में क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल्स कंटेन इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैन नॉट ओवरराइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, जो फ्रेमवर्क में प्रिंसिपल बताए हुए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकता ना। तो ये बात तो ठीक कर रहे हैं। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट एंड कंपेरेबल इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। यूजफुल होने के लिए कंपेरेबल और यूजफुल होनी चाहिए, नहीं और भी चीजें होनी चाहिए। तो ये गलत कह रहे हैं। तीसरा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नहीं। और डी में कहता है जी द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूजेस अ रूल बेस्ड अप्रोच रादर देन अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच पे चलता है। तो इसका मतलब है इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी है। याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के जो नंबर है ये मुफ्त के नंबर है, तो इनको जरा थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। सेकंड क्वेश्चन पे आगे कहते हैं इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। कहते हैं डेल्सीको इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग पोटेंशियल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इनमें से हमने देखना है कौन सा हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है। ब्रांड नेम डेवलप्ड बाय डेल्सीको वर्थ 10 मिलियन। एक ब्रांड नेम है जो हमने खुद बनाया है? नहीं। अपना ब्रांड जो है वो तो इंटरनली जनरेटेड है, और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को तो आप एसेट रिकॉर्ड करते ही नहीं हो। फिर कहता है 2.5 मिलियन स्पेंड ऑन न्यू इक्विपमेंट टू डेवलप अ न्यू सक्सेसफुल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्विपमेंट पे पैसे लगाए हैं, तो इक्विपमेंट तो आपका टेंजिबल एसेट है। ठीक है। तीसरा, 3 मिलियन पेड टू एक्वायर अ ब्रांड नेम लेजेंड्स। ब्रांड एक्वायर की है, एक्वायर्ड इंटेंजिबल को तो मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा। और डी में क्या कहता है, 0.5 मिलियन स्पेंड ऑन ट्रेनिंग स्टाफ टू ऑपरेट न्यू इक्विपमेंट। स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट है वो तो एसेट ही नहीं है। तो इसका जो आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेशन का आगे कहता है हाउ द इन्वेस्टमेंट इन रेड को शेयर्स मेजर्ड इन ऑरेंज को सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर x5। अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह इसको मेजर किया जाएगा। ऑरेंज एक्वायर्ड 12,000 शेयर्स इन रेड कंपनी ऑन 1 जून 2015। तो 7 महीने हमारे पास रहे शेयर्स रहे एट अ कॉस्ट ऑफ 8.10 पर शेयर। मतलब आपने जब शेयर्स खरीदे हैं वो कितने के मिले आपको, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8.1। कहते हैं जी ऑरेंज को इनकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 12,000 फॉर दिस परचेज ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आई है।
ऑरेंज को हैज इलेक्टेड टू मेजर द शेयर्स एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब ये फाइनेंशियल एसेट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि शेयर्स खरीदे हैं और इसको रिकॉर्ड कर रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मैं इसमें ऐड करूंगा। सो 12,000 इंटू 8.1, ये कितना बनेगा? कैलकुलेटर अगर खोल लें तो 12,000 इंटू 8.1, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 8.1, ये बन जाएगा जी आपके पास 97,200। 97,200। तो 97,200 प्लस 12,000, सॉरी 97,200 है, 97,200 प्लस 12,000, ये इसकी इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी जो कि बनेगी 109,200। ठीक है, ये इनिशियली हमने इतने का खरीदा है तो इसकी इनिशियल वैल्यू ये आ गई। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है आगे? कैलकुलेटर में मैं सामने ले आता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू मिट गई, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, वो थी जी 109,200। अच्छा, आगे कहते हैं जी एट 31st December द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज फॉलन टू 7.8 पर शेयर एंड सेलिंग कॉस्ट वर एक्सपेक्टेड टू बी 5%। सेलिंग कॉस्ट को तो हमने कुछ करना नहीं है, हमने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो 12,000 शेयर्स थे, साल के एंड पे जाएंगे 7.8 पे, तो 12,000 इंटू 7.8 कितना बनेगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7.8, तो साल के एंड पे इसकी वैल्यू बन जाएगी जी 93,600। ठीक है, 93,600। साल के शुरू में 109,200 पे था, इसका मतलब है यहाँ पे लॉस आएगा, और ये जो लॉस है ये जाएगा ओसीआई में, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, वो जाएगा 93,600। तो इधर आप ब्लैंक में लिख दोगे 93,600, जो कि आंसर हमें नजर भी आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन गुडविल एट एक्विजिशन ऑफ द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन। प्रोविजन की जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसका गुडविल पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, ठीक है, लाइबिलिटी की अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आप करोगे और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि माइनस करना है, और अगर नेट एसेट्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि गुडविल जो है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। कहता हूँ फर्स्ट अप्रैल X4 वॉच कंपनी एक्वायर्ड 65% ऑफ अ फेलो को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। The fair value of the net assets of Felloco at the date of acquisition were equal to the carrying amount with the exception of a provision which has a carrying amount of 35,000 below the fair value। अच्छा, अब ये इसकी वैल्यू नीचे जा रही है, प्रोविजन की वैल्यू यानी लाइबिलिटी की वैल्यू नीचे जा रही है, तो ये नेट एसेट्स में आप ऐड करोगे, और अगर नेट एसेट्स बढ़ेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहते हैं वॉच को इलेक्टेड टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। ठीक है, तो 35,000 से आपके नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे, नेट एसेट्स आपके 35,000 से क्या हो जाएंगे जी, ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, कहता है द रिजल्ट ऑफ द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट द नेट एसेट्स इन गुडविल आर रिड्यूस्ड बाय 35,000। क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है, नेट एसेट्स कम होंगे क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर कहते हैं कि दिस डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू रादर देन प्रोपोर्शन, देयरफॉर गुडविल इंक्रीजेस बाय 30,000। तो गुडविल आपकी 35,000 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, आगे कहते हैं इफ द एनसीआई इज मेजर्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू। अगर एनसीआई को आप उस पे मेजर कर रहे हो फेयर वैल्यू पे, जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, ओके इतना काफी है मेरा लगा। कहता है अगर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड पे रिवैल्यू करते फिर मैं कहता कि अच्छा नहीं, 35,000 का 35% वो एनसीआई जो रिड्यूस होगा तो गुडविल का जो नेट इंक्रीज है वो उसको माइनस करके होगा, लेकिन अभी तो उसने फेयर वैल्यू की बात की थी तो फिर सीधा सीधा ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बी और सी कह रहे क्यों है, ए पढ़ते हैं पहले। IS 38 requires the revaluation of intangible where a company has chosen to apply the revaluation model to the property plant equipment। अगर property plant equipment revaluation पे है तो intangibles को भी revaluation पे लेके जाना है, नहीं, गलत है। सेकंड, a change to the IS 38 revaluation model from IS 38 cost model is a change of accounting policy that is accounted for prospectively। तो cost model से revaluation model पे जाना तो ये change in accounting policy है, बिल्कुल ठीक है, और इसको आप prospectively treat करते हो, retrospectively treat नहीं करते हो। IS 38 permits the revaluation of intangible asset only if there is an active market for such assets। पॉलिसी का चेंज है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट का जो IS 38 का स्टैंडर्ड है ये कह रहा है इस पॉलिसी का चेंज आपने प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करना है,
रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाना, क्योंकि इंटेंजिबल की पुरानी फेयर वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है 38 परमिट द रिवैल्यूएशन ऑफ अ टेंजिबल एसेट ओनली इफ देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर सच एसेट। जारी बात है, एक्टिव मार्केट होगी तभी तो आप एसेट को वैल्यू कर सकोगे। और लास्ट क्या कहते हैं, IS 38 रिक्वायर्स दैट इनिशियल रिकग्निशन इज एट फेयर वैल्यू। नहीं, इनिशियल रिकग्निशन किस पे थी, कॉस्ट पे थी। तो इसमें से जो ठीक है वो कौन सा है, बी एंड सी। अब अगर आप एक ठीक कर लेते हो एक गलत कर लेते हो तो उसका एक का आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। मॉक में मैं नहीं देता, लेकिन वैसे आपको एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नंबर 6 पे। ज्यादातर में मिल जाता है। कहते हैं जी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December X3 एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट फॉर द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। On 18 July 2013, कहते हैं Gomer company commenced work on the construction of a significant asset for one of its customers. Construction is scheduled to run for 2 years and the total cost price is 80. Contract price 80 है. At 31st December, the following details are obtained. Contract was assessed at 50% complete. Amount invoiced to customer total 27.2. Amount received from customer total 12.8. Invoices are raised on settle on a quarterly basis. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कैसे निकालोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कैसे निकालोगे? हमें सबसे पहले चाहिए जी रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड। रेवेन्यू कितना था, 80, और 80 का 50% हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कितना बनता है जी, 40। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। ओके जी, सो 40 मिलियन तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, माइनस आपने क्या करना है इसमें से, माइनस आप इसमें से क्या करोगे, जो अमाउंट इनवॉइस्ड है या अमाउंट रिसीव्ड है, इनवॉइस रिसीव्ड 12.8 उसमें लिखा है ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टोटल इतना, इनवॉइस इतना किया वो तो नहीं देखना, आपने रिसीव्ड देखना है। तो 12.8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 में से 12 माइनस किया तो ये आ गया 28, तो 27.2 मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। देखते हैं जी क्या हो रहा है। अब उसमें मिलियंस में दिया हुआ है, हमारा भी आंसर मिलियंस में ही है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना आना चाहिए, ये इसका आंसर। कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द रेवेन्यू अर्नड, ठीक है, एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इनवॉइस्ड। अच्छा ठीक है, इनवॉइस्ड आपने लेना है, हाँ ठीक है, जो इनवॉइस कर दिया है वो माइनस करना है। तो इसका मतलब है 12.8 जो है 27.2 इनवॉइस की है ना, बाकी जो 12.8 है ये हमारा क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। कहते हैं दिस इफेक्टिवली एक्रूड इनकम, दिस गिव्स इफेक्टिव एक्रूड इनकम, बेसिकली हमें एक्रूड इनकम चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट एसेट ऑफ 12.8 मिलियन विल बी रिकग्नाइज्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम 12.8 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर अमाउंट इनवॉइस्ड और रिसीव दोनों हो तो स्टेप 4 के लिए आपने इनवॉइस लेना है। वो नॉर्मली करता है ये, हर क्वेश्चन में इनवॉइस्ड और रिसीव सेम दे देता है ना ज्यादातर, लेकिन अगर अलग दिए हैं तो आपने स्टेप 4 के लिए इनवॉइस्ड यूज करना है। क्वेश्चन 7, what will be the finance cost in the statement of profit loss of Bermuda for the year ended 30th September 26 to the nearest 1000? अब जो खुद कह रहे हैं टू द नियरेस्ट 000 चलना है तो हमने टू द नियरेस्ट 000 ही चलना है। फाइनेंस कॉस्ट की अमाउंट है, ऑन 1 October X5 साल के शुरू में बरमुदा इशूड एन 8% $60 million कन्वर्टेबल लोन नोट एट पार। तो कन्वर्टेबल लोन नोट इशू की है, अब कन्वर्टेबल की क्या करनी है, स्प्लिट अकाउंटिंग करनी है, और उसमें से जो लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट निकलेगा उस पर मुझे इंटरेस्ट लगा देना है, कितने परसेंट पे, 10% पे। 60 मिलियन का लोन है, ठीक है, कन्वर्टेबल लोन है, इट विल बी रिडीम्ड एट इतने शेयर्स, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट 10% है, और इफेक्टिव कितना था, 8%। अब 3 साल है, ठीक है, 3 साल है ना, तो 3 साल का हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। मतलब बेसिकली ये क्या होगा, 60 मिलियन 000 में कर लेते हैं, क्योंकि उसने नियरेस्ट 000 मांगे ना,
इसका 8% पहले साल, 60,000 का 8% दूसरे साल, 60,000 का 8% तीसरे साल प्लस 60,000, 6 8 48। पहले साल आप पे करोगे 4800, दूसरे साल 4800, तीसरे साल आप पे करेंगे जी 64,800। मल्टीप्लाई कर लें फैक्टर से, पहले साल का फैक्टर है जी 10% प्लस 0.91, 0.83 एंड 0.75। अब इनकी जरा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ईयर 1 2 और 3। देखते हैं जी कैलकुलेशंस क्या आती हैं। तो अगर कैलकुलेशंस कर लें तो ये आ जाएगा जनाब 4800 का 0.91, 0.91, ये आ गया जी 4368। साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं 4 3 6 और 8। अच्छा, उसके बाद जी 4800 का दोबारा से 4800 का 0.83, ये आ गया जी 3984, 3984। और तीसरे साल के लिए फिर क्या करना है जी आपने, तीसरे साल के लिए आप लेंगे 64,800 का कितने परसेंट जी, 0.75, ये आता है जी 48,600, 48,600। इनको टोटल करेंगे तो ये लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। अब जो लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू वो क्या होगी जी, 48,600 प्लस क्या करना है जी आपने इसमें 4368, और प्लस करना है आपने इसमें 3984। तो ये टोटल बन रहा है जी 56952। ठीक है जी, किधर गया जी, इधर आ गया, ये आ गया जी 56952। और इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट लगना है 10% का, वो इसका आएगा जी 5695.2 है। तो टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे तो ये इसका आंसर है जो मुझे ब्लैंक में लिखना है, क्योंकि उसमें आगे ट्रिपल जीरोस लगाए हुए थे। नाउ लेट्स सी द आंसर कि क्या आता है। तो आंसर इसका भी ये निकला 5695। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। क्लियर? ये इसने कैलकुलेशन वगैरह इसकी करके दी हुई। इक्विटी कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, वो इरेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी, इसको बता देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आ जाए हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं जी, व्हाट इज द टोटल गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रिवैल्यूएशन सरप्लस इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट 31 दिसंबर x6। ओसीआई में क्या रिकॉर्ड करना है, गेन, रिवैल्यूएशन गेन। कहते हैं जोराको हैज डिसाइडेड टू अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल टू प्रॉपर्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 दिसंबर x6। एट दैट डेट द डिटेल रिलेटिंग टू टू प्रॉपर्टीज वर एज फॉलोज। दो प्रॉपर्टीज की डिटेल्स उसने बताई हुई है। ठीक है, एक हेड ऑफिस है, उसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बताई हुई है, फैक्ट्री की भी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों बताई हुई है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सेल शीट खोल लेते हैं। कैलकुलेटर को छोड़ देते हैं, एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब एक्सेल शीट पे क्या करेंगे जी हम, दो चीजें हैं। क्या है जी, एक हेड ऑफिस है, इसको मैं एचओ लिख रहा हूँ, दूसरा फैक्ट्री है, उसको एफ लिख देते हैं, फैक्ट्री। सबसे पहले तो कैरिंग वैल्यूज, कितनी कैरिंग वैल्यू है, 50,200, और दूसरे की कितनी है, 31,500। अच्छा, फेयर वैल्यू को अगर देखें तो पहले की फेयर वैल्यू कितनी है, 50,900, और दूसरे वाले की 31,300। इसका मतलब है ये जो हेड ऑफिस है, इस पे मुझे रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, और फैक्ट्री पे रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, हर एसेट का अलग अलग रिवैल्यूएशन वो बनता है रिजर्व, यानी हेड ऑफिस का अलग बनेगा, फैक्ट्री का अलग बनेगा। ओसीआई में कौन सा जाना है, जो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना है। ये फैक्ट्री पे पहली दफा लॉस हुआ है डायरेक्टली, तो ये लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा, 700। तो इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए 700। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन डी, 700,000। देखो दो एसेट्स है ना, इन दोनों का गेन लॉस आपस में एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे पे 200 का लॉस हुआ था ना,
तो माइनस करके बाकी कितना बचता है 500, उसने 500 की भी ऑप्शन दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है हर एसेट का अलग अलग रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, फैक्ट्री का अलग है, हेड ऑफिस का अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहते हैं Fernco holds 40% of the ordinary share of Bridgeco and has investment in subsidiaries. In the year ended 31st December X3, Fernco sold goods to Bridgeco for 240,000, charging a markup of 50%. Bridge company held a quarter of these goods in stock at the year end. Which statement is correct? अच्छा, 1 quarter पड़ा हुआ है, 1 quarter का मतलब है 1/4। 2,40,000 की चीजें बेची हैं, मार्कअप कितना था? 50%। तो इसका मतलब है परप कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे मैं एक्सेल खोल लूँ, ये आगे एक्सेल शीट, तो परप निकालना है तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 50/150 इंटू 1/4, ये आ गया जी परप कितने का? 20,000 का। तो यहाँ पे क्या कहता है? अच्छा सॉरी, एसोसिएट है, और एसोसिएट का परप हमने पेरेंट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना होता है, तो इसका 40% हमने लेना है, वो आता है परप 8,000 का। अच्छा, वो क्या कहता है, किसने किसको चीजें सेल की थी? फर्न ने चीजें बेची थी ब्रिज को, यानी पेरेंट ने एसोसिएट को बेची है चीजें, ठीक है। तो कहते हैं जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 8,000 इज क्रेडिटेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ब्रिज कंपनी। अब ये जो पेरेंट टू एसोसिएट वाला प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में से माइनस करते हैं हम, और उधर जो क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में से इसको माइनस कर लेंगे, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग उसका, क्योंकि एसोसिएट को प्रॉफिट शेयर वहीं, एसोसिएट का प्रॉफिट शेयर वहां पे जा रहा था ना। वो तो हमको उसका एग्जैक्टली, तो ये उसमें से माइनस करना है। देखो पेरेंट ने अपना प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? पेरेंट ने अपना प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से भी तो 8,000 माइनस करना ना, ठीक है। अपनी पेरेंट ने एसोसिएट को सेल की है ना, ये प्रॉफिट तो नहीं लेना चाहिए था हमें, पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया, प्रॉफिट लेना चाहिए था नहीं, तो लिया है, तो पेरेंट ने कहाँ रिकॉर्ड किया था? अपने प्रॉफिट में, यानी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस किया, मतलब वहां पे हो रहा है डेबिट। और एसोसिएट हमारा एसेट है, यानी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट जो वर्किंग 6 बनती थी वो हमारा क्या था? एसेट था, वहां से भी माइनस करना है, तो वहां से क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? डेबिट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। लेकिन प्रोविजन कम हो रही है, डेबिट होना चाहिए ना प्रोविजन कौन सी कम हो रही है? सर, प्रोविजन द्वारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ, तो प्रोविजन ये लाइबिलिटी नहीं है भाईजान। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो परप है, ये परप लाइबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली वो माइनस करेंगे ना, हाँ, तो पहले क्रेडिट किया हम डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट हमारा एसेट है, लेकिन सर पर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट हमारा एसेट है, वहां से जो प्रॉफिट लेना था वो अब 8,000 से कम हो रहा है ना, तो उसको कम कर दिया, क्रेडिट। डेबिट अपने प्रॉफिट को करेंगे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में, यही बात है, प्रॉफिट कम किया है, डेबिट करना चाहिए ना। तो डेबिट कर रहे हैं ना, पेरेंट के प्रॉफिट कम कर रहे हैं, और एसोसिएट जो हमारा एसेट है वो एक तरफ से एसेट कम हो रहा है, एक तरफ से प्रॉफिट कम हो रहा है। डेबिट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग किया है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट कम कर रहे हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो एसोसिएट में मेरी है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो कम हो रही है ना, क्योंकि मैंने तो उसको बढ़ा के लिख दिया था, उसको कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट क्रेडिट और प्रॉफिट डेबिट। यस, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट इज करेक्ट? A grant related to income is recognized immediately in the statement of profit or loss when it is received. ग्रांट जैसी मिलेगी तब फौरन से रिकॉर्ड कर देंगे उसको? नहीं। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम, हमेशा उसको डेफर्ड इनकम लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है एसेट वाली ग्रांट को? नहीं। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम, नेवर इंपैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर ग्रांट वापस करनी तो वो प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट नहीं करती? करती है, क्योंकि हमें तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फिर an interest free loan provided by a government is accounted for as a government grant. Yes, गवर्नमेंट ने अगर मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो गवर्नमेंट ग्रांट ही है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं व्हाट इज पेंसिल ग्रुप प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December X5 दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कितना प्रॉफिट है जो एनसीआई के लिए, एनसीआई से रिलेटेड है? एनसीआई का शेयर किसके प्रॉफिट में होता है? सब्सिडरी के प्रॉफिट में। कहते हैं पेंसिल परचेज 80% ऑफ स्क्वायर शेयर्स ऑन 1st July X5, मेरा ईयर एंड 31st December है, तो सब्सिडरी 6 महीने हमारे पास रही है। At acquisition, goodwill was measured at 60,000 and non-controlling interest was measured at fair value. The acquisition date
Pencil Co concluded that the property plant equipment remaining life is 10 years and a fair value of 1800,000 in excess of its carrying amount. मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं एक्सेल शीट भी साथ साथ खोल लूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब हम यहाँ पे सवाल पढ़ते रहेंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे। सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना था वो भी नहीं उसने बताया, लेकिन जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो कैसे आएगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी, 18 लाख की, डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ उसने बताई है जी कितनी है, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और हमारे पास आने हैं 6 महीने की, तो 6/12। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन सब्सिडी के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद कहता है स्काई डिड नॉट इनकॉर्पोरेट दिस फेयर वैल्यू, तो हम कर देंगे ऑन 31 दिसंबर गुडविल वाज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एंड वाज फाउंड टू बी फुली इम्पेयर्ड। गुडविल पूरी इम्पेयर हो गई है, ठीक है। अब गुडविल कितने की थी, गुडविल कितने की थी, गुडविल थी 60,000 की, ठीक है। तो 60,000 की गुडविल इम्पेयर हो गई, अब वो यहां से माइनस कर दो, ठीक है। यहां से इम्पेयरमेंट माइनस कर देते हैं गुडविल की 60,000 की। फिर उसके बाद कहता है जी कि जो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X5 स्काई रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ कितना, 12 लाख का। स्काई का यानी सब्सिडरी का प्रॉफिट 12 लाख है, हमारे पास कितना आना है, 6 लाख, क्योंकि हमारे पास तो सब्सिडी 6 महीने रही थी ना, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे सब्सिडरी का एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 6 महीने का, वो 4,50,000। अब इसमें मुझे एनसीआई का शेयर देखना है, एनसीआई का शेयर इसमें कितने परसेंट है, 20%, 20%, 80% मैंने खरीदा ना, तो एनसीआई का शेयर है 20%, वो बनता है 90,000। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक हो गया। ज्यादा जूम करेंगे तो वो चीजें फिर जरा थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, खैर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the debit adjustment to be made to group retained earnings to reflect the unrealized profit in inventory at 30th June X5? इन्वेंट्री में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, मतलब बेसिकली पर्प देखना है। कहते हैं गेमर को हैज 70% ओन्ड सब्सिडरी कंसोल को सोल्ड गुड्स टू गेमर को फॉर 360,000। अब सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल की है, किसने किसको बेची है जी, Console sold goods to Gamer for 360,000 at a markup of 25%. During the year ended 30th June X5, 1/3 of goods remained unsold at 30th June X5. अब अगर पेरेंट टू सब्सिडरी सेल है उसका पर्प तो जाता था ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में, सब्सिडरी टू पेरेंट वाले का आता है, यस, सब्सिडरी टू पेरेंट वाले पर्प का शेयर आता है पेरेंट वाला, क्योंकि वो सब्सिडरी टू पेरेंट वाला पर्प कहाँ जाता था, नेट एसेट्स में, और नेट एसेट का जो भी शेयर था वो कहाँ पे आता था, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसने सवाल थोड़ा सा उल्टा करके पूछा, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने की सेल हुई थी, सेल थी 3,60,000 की। इसमें से अगर मैं पर्प निकालूं तो पर्प कैसे निकलेगा, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25/125, ठीक है, और इनटू उसने कह दी कितने क्वार्टर पड़ी हुई है, 1/3, तो 1/3, ये आपके पास पर्प आ गया। लेकिन पेरेंट का इसमें शेयर कितने परसेंट है, इसका 70% ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में से इफेक्टिवली माइनस हो रहा है, तो वो कितना है जी, 16,800, ऑप्शन बी। सवाल को गौर से समझना है। अब यहाँ पे अगर आपने पर्प निकाला होगा फॉर एग्जाम्पल 24,000, तो देखो 24,000 भी ऑप्शन में है, कुछ लोग ये लगा देंगे जो सवाल को गौर से नहीं पढ़ेंगे, जो समझेंगे नहीं इसको, सिर्फ उसको गौर से समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया हम। What exchange gain is recognized in financial statements of Nile Company in the year ended 30th June X2? एक्सचेंज गेन कितना रिकॉर्ड करना है 30th June X2 पे। Nile sold a machine to a European company and agreed to invoice in euros. The sale was made on 1st May X2 for 11.88 million. अब हमने सेल की हैं चीजें तो पैसे लेने हैं। Half of the outstanding balance was received on 1st June X2 and the rest is due on 1st of September 2000, 1st September X1. अब इस सेल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। आधी सेल मैंने कहा जी ये हाफ क्योंकि सेटल्ड है, और हाफ क्या है, अनसेटल्ड है। हमने सेल की कितने की है, 11.88 मिलियन की, तो 11.88 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने कहा 5.94 और 5.94 मिलियन, अभी पूरे मिलियंस में कर लेते हैं। अब ये जो मैंने चीजें खरीदी हैं, इस दिन का रेट क्या था, चीजें बेची हैं एक्चुअली, रेट क्या था, 1 मई पे रेट क्या था, 0.9। अब मैंने किस में आना है, डॉलर्स में आना है या यूरोस में जाना है, यूरोस से किस में आना है, डॉलर्स में, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, बड़ी करेंसी से छोटी में जा रहा हूं,
डिवाइड करूंगा, तो 0.9 पे डिवाइड किया तो ये कितना बन गया जी, ये बन गया दिस डिवाइडेड बाय 0.9, ये बन गया, क्या कर रहे हैं, डॉलर्स में बन गया जी $66 मिलियन, 6.6 मिलियन डॉलर्स पहले दिन पे भी। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब जो सेटल हो रही है, अब जब हमने सेटल किया तो कितना 5.94 ही पैसे रिसीव किए हैं। किस दिन पैसे रिसीव किए हैं, 1 जून को। तो 1 जून को रेट क्या था 0.8, इसको डिवाइड किया मैंने 0.8 पे, तो 6.6 की जगह मुझे ज्यादा मिला है, ज्यादा मिला, तो ये मुझे क्या हुआ है, फायदा हुआ है। दूसरा वाला जो 5.94 है वो ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, तो 30 जून पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 30 जून का रेट है 0.88, ठीक है, तो उस पर भी मुझे गेन हो रहा है कितने का, ठीक है। टोटल गेन कितना है जो प्रॉफिट और लॉस में जाना है, एक्सचेंज गेन है जी 0.975, ठीक है। अब वो डॉलर साइन डाल लेंगे तो 9, ये मिलियंस में हमने किया है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 975,000। इसका करेक्ट आंसर 975,000 होना चाहिए। ये आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर के लिहाज से कौन कौन सा ठीक है। स्टेटमेंट 1, अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट or other contract that may entitle its holder to ordinary shares. Yes. ऑप्शन जब किसी को देते तो ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है ना, बाद में शेयर्स ले लेना, वो जो कन्वर्टेबल में ऑप्शन थी, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ही कह रहे हैं। कहते हैं डायलूजन इज एन इंक्रीज इन द अर्निंग्स पर शेयर और डिक्रीज इन द लॉस पर शेयर। डायलूट होने से अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होता है कम होता है, तो ये तो गलत कह रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है, वेयर देयर इज अ बोनस इशू इन द करंट पीरियड ऑफ EPS, the EPS of the previous period is adjusted retrospectively when presented as a comparative। कहते हैं जब करंट पीरियड में बोनस इशू होता है तो मुझे पिछले पीरियड के EPS को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 15 पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आखिरी MCQ है। Which of the following events which occur after the reporting date of a company but before the financial statements are authorized for issue is an adjusting event in accordance with IAS 10 events after the reporting period। कौन सा इसमें से एडजस्टिंग इवेंट है, लेट्स सी। अनाउंसमेंट बाय अ कंपनी ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। ईयर एंड के बाद हमने प्लान अनाउंस कर दिया है कि हम कोई पोर्शन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो आपका एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि उसका पिछले साल के साथ ताल्लुक नहीं है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है ईयर एंड के बाद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा बाद में आएगा ना, पिछले साल में तो नहीं आएगा, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। तीसरा, a change in the tax rate announced after the reporting date but affecting the current year liability। करंट ईयर लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है लेकिन अनाउंस कब हुआ है, ईयर एंड के बाद, तो ये भी क्या है, नॉन एडजस्टिंग है। लास्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड। ईयर एंड से पहले एक प्लांट बेचती है, उसकी सेल प्रोसीड्स मैंने ईयर एंड के बाद डिटर्मिन की है, तो ये क्या है, दिस इज एडजस्टिंग, क्योंकि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, ईयर एंड पे हमने उसको सेल कर दिया हुआ। ये जी हमारे MCQs तो यहाँ तक पूरे हो गए। 15 MCQs थे। 15 MCQs का मतलब है एग्जाम में आपके पास जो टाइम अलाउड है 54 मिनट्स है, लेकिन अभी हमें कितना लगा, हमें लगे तकरीबन 30 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। एग्जाम में 54 मिनट्स अलाउड हैं, आप बड़े आराम सुकून से इनको विद इन 30-35 मिनट्स कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और आप क्वेश्चंस को कितने सुकून से पढ़ते हो। ठीक हो, क्या बात समझ आ रही है। हाँ जी, ऑनलाइन जो हमारे साथ हैं भाईजान, आपको समझ आ रही है। Yes, sir. मुबारक हो। अच्छा जी, अब OTQs में देखें तो जो पहला OTQ है, ये अगर मैं इसका सिनेरियो देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि टॉपिक क्या है, तो उसने कहा जी द ऑन 1 जुलाई पिपको एक्वायर्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर्स कंपनी एंड अरोमा कंपनी। अब ये दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है, और रिक्वायरमेंट अगर पहली वाली में देखूं तो उसमें लिखा हुआ है गुडविल कैलकुलेट करना है, तो समहाउ ये कंसोलिडेशन का मुझे लग रहा है। तो इसमें रिक्वायरमेंट में उसने कहा जी व्हेन कैलकुलेटिंग गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ सोलर व्हाट इज द टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर। कंसिडरेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, निकाल लेते हैं कंसिडरेशन। सो ये हम एक्सेल शीट पे आ गए। कहते हैं 1 जुलाई X8
PIPCO acquired the following investments in solar company and Aroma company. 11.2 million equity shares in solar company by an exchange of 1 share in PIPCO for every 2 shares in solar, plus 5.4 million cash to be paid on 30th June X9. तो इसका मतलब है यहाँ पे सोलार में जब इसने खरीदे हैं शेयर्स, तो एक तो है शेयर एक्सचेंज और दूसरा क्या है, डेफर्ड कंसिडरेशन। शेयर एक्सचेंज, उसके कितने शेयर खरीदे हैं? 11.2 मिलियन, ऐसे ही है ना? तो 11.2 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स है जी? इन एक्सचेंज ऑफ 1 फॉर एवरी 2, तो 1/2 ये हमने शेयर इशू किए हैं, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी शेयर प्राइस के साथ। शेयर प्राइस के बारे में आगे पढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच पिपको शेयर एट द रेट ऑफ एक्विजिशन वाज 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आगे डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू, जो सॉरी शेयर एक्सचेंज की वैल्यू। डेफर्ड कंसिडरेशन उसने क्या कितना पे करना है? 5.4 एक साल के बाद, तो डिवाइड करेंगे इसको 1.08 पे। 08 पे क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% आगे बताया हुआ है। दैट्स इट। तो जो सोलार के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, जो कंसिडरेशन है, वो 33 मिलियन बनती है। ये इसका आंसर है। आगे मिलियन लिखा हो तो मैं सिर्फ 33 लिखूंगा, ठीक। अच्छा जी, आगे जाते हैं जी। इसी के अगले पार्ट में कहते हैं व्हाट एट व्हाट अमाउंट शुड द कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ सोलार बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो उसकी जो कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसको कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? डेफिनेटली उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। 40% अरोमा के खरीदे हैं, वो बाद में देखेंगे। ओनली द कैश कंसिडरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, उसको कैश कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द समराइज्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 कंपनीज एज फॉलोज। अच्छा, नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ रहा है। आई गेस आप लोगों को नजर आता रहे। कहता है एट द रेट ऑफ एक्विजिशन सोलार हैज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एस्टिमेटेड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 78,000। द फेयर वैल्यू हैज चेंज्ड टू 82,000 बाय 30th June X9। एक्विजिशन डेट पे इसकी वैल्यू 78 है, तो गुडविल में 78,000 ही जाएगा। इसका आंसर 78,000 है। इसी से अगले सवाल पे आ जाए तो क्या कह रहे हैं जी? अंग्रेजी आ गई। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट। कस्टमर बेस क्या होती है? अब इसका मेरा ख्याल है आखिरी इन्फॉर्मेशन को कस्टमर बेस वाली भी, वो भी पढ़ लेते हैं जी। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन सोलार हैज एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स मेजर कस्टमर फॉर फर्दर 8 years। The directors of PEPCO estimates that a customer base contract has a fair value of 4 million। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं जी। कहते हैं it is an internally generated and so should not be recognized in the consolidated financial statement। सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड है, मेरे लिए तो परचेज ही है ना, तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं it should be recognized as an intangible asset in both separate financial statements of solar and consolidated। सब्सिडरी अपनी इंडिविजुअल में नहीं रिकॉर्ड करेगी, मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, सिर्फ कंसोलिडेटेड में आएगा। कहते हैं it should be recognized as intangible asset in the consolidated financial statement and is not amortized। उसको amortize भी करना है, 8 years उसकी लाइफ बताइए। तो A B C नहीं है तो फिर D है। D में क्या कह रहे हैं जी? It should be recognized as intangible asset in the consolidated financial statement and amortized over 8 years। सब्सिडरी का कोई अगर एसेट ऐसा है जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर उसके लिए इंटरनली जनरेटेड है तो हमारे लिए वो क्या है? परचेज्ड है। और स्पेशली तब जबकि उसकी वैल्यू बताई जा सकती है कितनी है। अगर ये कस्टमर बेस की वैल्यू ना बताई जा सकती होती तो फिर हम इसको क्या करते? गुडविल के अंदर इंक्लूड कर लेते, फिर इसको सेपरेटली ना रिकॉर्ड करते। कैसे वैल्यू नहीं बताई हुई ना, तो गुडविल के अंदर ऑटोमेटिकली फिर हम एज्यूम करते हैं शामिल हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कहते हैं व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अरोमा इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अरोमा के जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, वो देखते हैं जी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पूछ रहे हैं। एसोसिएट के जो शेयर्स खरीदे हैं, कहते हैं 40% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अरोमा एट 6.3 पर शेयर इन कैश। अरोमा का जो शेयर कैपिटल उसमें 18,000 शेयर्स थे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 18,000 में से हमने कितने खरीदे? 18 मिलियन कर लो ना, 18 कर लो। 18 मिलियन में से हमने कितने खरीदे? 40%। और पर शेयर हमने कितना पे किया? 6.3। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। इसके बाद इसका हमने कब खरीदा जी? इसको 1 जुलाई को खरीदा। तो इसका मतलब है एसोसिएट भी हमारे पास पूरा साल रही है। ठीक है, पूरे साल का एसोसिएट का जो प्रॉफिट है वो ये है 22,000 का। और 22,000 में से हमें कितना मिलेगा? 40%। 22,000 का मतलब 22 मिलियन, तो 22 मिलियन का 40% कितना बनता है? ये बनता है 8.8। दोनों को ऐड किया तो 54.16। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू है जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। सर जो पेमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? इसको नहीं करना नहीं, एसोसिएट की जो बेसिकली वो एसोसिएट की इंपेयरमेंट नहीं होती, वो होती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की इंपेयरमेंट।
इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट है, वो किसकी है? वो मेरी इम्पेयरमेंट ही होती है एक्चुअली, वो पूरा मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ, उसको डिवाइड नहीं करते। अच्छा जी, आखिरी जो इसका सवाल है, कहते हैं व्हेन पेप्को और टेक्सटाइल कंपनी प्रिपेयर इट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शुड बी कंसोलिडेटेड, किस किस को कंसोलिडेट करना है? नंबर वन, क्या अब ये इसका सिनेरियो के साथ ताल्लुक नहीं है, कहते हैं अल्फा कंपनी, पेप्को currently owns 40% of the share capital of Alpha company, which is also a textile company, and holds the option to purchase another 20% it can exercise, which it can exercise immediately. 40% मेरे पास है, 20% मैं फॉरेन से खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ इसका 60% कंट्रोल है, कंसोलिडेट करेंगे। बीटा कंपनी में कहते हैं पिपको ओन्स 55% ऑफ बीटा कंपनी, बीटा मैन्युफैक्चर्स एग्रीकल्चरल मशीनरी, जो मर्जी बेचे वो तो हमारा मसला नहीं, कंसोलिडेट तो करेंगे इसको। फिर गैमा के बारे में कहते हैं पिपको ओन्स 80% ऑफ गैमा कंपनी, गैमा को इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बट इज लॉस मेकिंग एंड पिपको इज कंसीडरिंग सेलिंग इट इन द नियर फ्यूचर। बेचा तो नहीं है ना, अभी बेच दे, उसने क्या है वो सोच रहा है कि बेचे, तो सोचता रहे, हम तो कंसोलिडेट करेंगे इसको, मतलब तीनों को कंसोलिडेट करना है, इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। ये जो पहला ओटीक्यू हो गया। अगले ओटीक्यू पे जाते हैं। अब अगले ओटीक्यू में पहली चीज मुझे नजर आ गई हेल्ड फॉर सेल IFRS 5। फिर है जी प्रोजेक्ट एक्स, अब प्रोजेक्ट है और उसने कहा जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो IS 38, मतलब ये मुझे अभी तक दो स्टैंडर्ड नजर आए, IFRS 5 और IS 38। अच्छा यही दो सिनेरियोज हैं जी। क्या कहते हैं जी यहाँ पे, which identify which of the following is not a criteria for classification of an asset held for sale। हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया थे, वो कह रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं। कहते हैं एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर एंड कंप्लीट द प्लान मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड, ये तो है कि हम बायर्स ढूंढ रहे हैं। द सेल मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड के अगले 12 महीने के अंदर, या डेट ऑफ क्लासिफिकेशन के। सेल इज हाईली प्रोबेबल का ये मतलब था ना अगले 12 महीने में एसेट बिक जाएगा, लेकिन कौन से 12 महीने, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन से, तो ये गलत कह रहे हैं। द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, ये भी है। द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये भी है। जिसका क्या नहीं है ऑप्शन बी। अगले पे जाते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन प्लांट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, प्लांट जब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है तब उस पर लॉस कितना हो रहा है इम्पेयरमेंट वाला, वो देखते हैं। हेल्ड फॉर सेल वाले को हमने कहा था रिकॉर्ड करना लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस क्या थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आप NRV भी कह सकते हो उसको। कहते हैं जी अंशुल को डिसकंटिन्यूड अ प्रोडक्ट लाइन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एज द रिजल्ट प्लांट बिकेम सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट ऑन 1 अक्टूबर X8। ठीक है, the plant was immediately offered for sale at 91,000, which was considered to be its fair value. Selling costs are estimated to be कितना 5,000. The plant had a carrying amount of 96,000 at 1st April 18। अच्छा अब देखो carrying value उसने कब की बताई है, carrying value बताई है 1st April 18 की, और वो कितनी थी, वो है 96,000। हमें इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और कैरिंग वैल्यू निकालनी है 1 अक्टूबर 18 की, जो कि 6 महीने बाद की डेट है। अच्छा अब डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है इट वाज बीइंग डेप्रिसिएटेड इन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो दिस इनटू 12% इनटू 6/12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई, माइनस की तो ये कैरिंग वैल्यू आपके पास आ गई 31 अक्टूबर की, और इसी डेट की जो नेट सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 91,000 माइनस कितना 5,000, तो बनता है 86। तो इसका मतलब है 90,240 से 86,000 जो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपको इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है वो कितना है 4240 का। देखो आंसर भी वही है। क्लियर। अगला सवाल, which of the following statement correctly reflects the requirement of IAS 38 intangible asset। अच्छा अब इंटेंजिबल की रिक्वायरमेंट कौन सी इनमें से बता रही है, देखते हैं। कहते हैं जी इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर लाइफ, एंड इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट लाइफ शुड नॉट बी अमोर्टाइज्ड। ठीक कह रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट बी अमोर्टाइज्ड बट इंस्टेड बी रिव्यूड फॉर एनुअल इम्पेयरमेंट। सबका ऐसे करना है नहीं। अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड अप्लाइड टू इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एनुअली। हर साल के एंड पे जैसे हम वो टेंजिबल की लाइफ को रिव्यू करते हैं, इसकी भी लाइफ को रिव्यू करना है। ठीक कह रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ रेवेन्यू दैट दे विल जनरेट, नहीं। अच्छा अगले सवाल में आगे नीचे क्या कह रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद IAS 38 intangible assets what is the amount charged to profit or loss for the year ended 31st March X9 in respect of project X।
प्रोजेक्ट एक्स से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस में क्या लेके जाना है, लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ा और श्रिंक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या कहते हैं, अंशुल कमेंस प्रोजेक्ट एक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी साल के शुरू में, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 45 million accrued evenly over the period to 31st December 2018। अप्रैल से दिसंबर कितने महीने बनते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 months। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं पर मंथ कॉस्ट कितनी है, तो पर मंथ कॉस्ट कैसे निकालूंगा, कॉस्ट इनकर हुई है 45 million 9 months पे, तो पर मंथ जो कॉस्ट इनकर हुई वो कितनी है, 5 million की। कहता है on 30th June 2018 the directors are confident that the project met the capitalization criteria। अप्रैल, मई और जून 3 महीने क्राइटेरिया ने मीट हुए, ठीक है, क्राइटेरिया नॉट मेट, तो वो 3 महीने की जो कॉस्ट है 5 into 3 वो तो आपके पास प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी इसका मतलब है जुलाई से क्राइटेरिया मीट होना शुरू हो गया। ठीक है, एंड द डायरेक्टर इज कॉन्फिडेंट, सही हो गया। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड बिगन टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम 1 January X9 एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोजेक्ट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर द 5 years। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है, 31 दिसंबर पे कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि 1 जनवरी से तो सेल होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है इस पे अमोर्टाइजेशन भी लगाऊंगा, लेकिन अमोर्टाइजेशन किस पे लगेगी, एसेट पे। एसेट कितने का रिकॉर्ड किया, 5 into 6, टोटल 9 महीने थे ना, 9 में से 3 महीने आपके पास एसेट में, सॉरी, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, वो एक्सपेंस में गया, बाकी 6 महीने एसेट है। अब उस 6 महीने का जो एसेट हमने रिकॉर्ड किया टोटल वो कितना है, 30 million, इस पे लगानी है अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन कितनी लगेगी, इसकी लाइफ कितनी इसने बताई, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोजेक्ट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर 5 years। अमोर्टाइजेशन कैसे लगेगी, 30 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन इनटू 3/12। अमोर्टाइजेशन 1.5 है, और जो ऊपर पहले कॉस्ट गई थी प्रॉफिट लॉस में वो थी 15, तो टोटल 16.5 की कॉस्ट है। आंसर इज ऑप्शन ए। आखिरी सवाल, Which of the following would result in a recognition of an asset in Anshu's statement of financial position? इनमें से किसकी वजह से asset record करना है, let's see। Anshu कहता है Anshu spent 60,000 on advertising campaign in April X8। It expects the advertising to generate additional sales of 120,000 over the next 2 years। नहीं, ये research है। Anshu purchased a copyright and right to purchase film right to the next book written by the famous author for 85,000 on 1st March X5। तो कॉपीराइट परचेज किए, कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल एसेट है, इसको रिकॉर्ड करेंगे एसेट। तीसरा कहता है Anshul is taking legal action against a contractor for faulty work। Its legal team has advised that it is probable that Anshul will receive 210,000 in a settlement of claim within the next year। तो अगर 2,10,000 हमें मिलना प्रोबेबल है, एसेट का प्रोबेबल तो हम डिस्क्लोज करते थे, रिकॉर्ड नहीं करते थे। लास्ट में क्या कहता है, Anshul has developed a new brand, the directors believe that the fair value of the brand name is 135,000। ठीक है, ब्रांड हमने खुद डेवलप की है, तो वो तो इंटरनली जनरेटेड है, इसको भी एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर इज ऑप्शन बी। वैल्यू बेशक बता दी है, लेकिन हमारा जो इंटरनली जनरेटेड होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हो एसेट में। एग्जैक्टली आपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना होता है, कॉस्ट पर। यहाँ पे इसने ब्रांड की क्या बताई है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे तो नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये दूसरा ओटीक्यू हो गया। तीसरे ओटीक्यू पे जाते हैं। अब तीसरे ओटीक्यू में मुझे नजर आ रहा है इन्वेंट्री, IS2, सेल एंड रीपरचेज। सेल एंड रीपरचेज रेवेन्यू वाला था, ठीक है, और नहीं, वो सेल एंड लीज बैक था। सेल एंड रीपरचेज उसमें रेवेन्यू में IFRS 15 में है, और फिर कहता है लीज अरेंजमेंट, जिसका मतलब है ये 3 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे पूछेगा। पहले में उसने क्या कहा हुआ है, at what amount is the closing inventory of product A included in Neshana's statement of financial position at 30th June X5। कहता है Neshana manufactures cycling equipment, the following relates to its year ended 30th June X5। इन्वेंट्री के बारे में कहता है at 30th June X5 it has a number of items of product A in inventory which cost 68,000 to manufacture। These were manufactured to meet a customer order and the agreed total price was 96,000। Due to the recent technological advances, the current cost of manufacturing the product is estimated to be 31,000। करंट कॉस्ट तो अभी मेरे ताल्लुक नहीं है, मैंने तो कंप्लीट कर लिया है, और मेरी कॉस्ट कितनी थी, 68,000। कितने का बिकेगा, 96,000 का। इनमें से लोअर क्या है, 68, तो उस पर रिकॉर्ड कर लो, खत्म बात। अब अगर ये सवाल कोई गलत कर दे तो बड़े अफसोस की बात होगी। अच्छा, फिर कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी ये रहा,
कहता है इन May X5 Neshuna Co entered into a contract to sell for the sale of inventory of product B to Corona Co for 700,000. Neshuna received 700,000 on 30th June X5 and delivered the goods on 4th July X5. Neshuna has the right to repurchase the goods on 30th June X6 for 840,000. अगर मैंने चीजें वापस खरीदी हैं तो क्या ये वाकई में सेल है? नहीं। तो वो जो पैसे मुझे मिले हैं उनको मैंने क्या रिकॉर्ड करना है? लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है। तो कहता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ 700,000 इज रिकॉग्नाइज्ड इन Noshana Co स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून X5। तो इसका आंसर इज ऑप्शन ए। रेवेन्यू वगैरह में हमने कुछ भी नहीं डाला। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट। अब राइट ऑफ यूज एसेट किसने वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अच्छा, आगे कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर भी है। कहते हैं Neshuna entered into a contract Neshuna entered into an 8-year lease agreement on 1st July X4 for an item of plant. The lease requires annual payment of $750,000 in arrears. The present value of the future lease payments at 1st July X4 discounted at 6% was 4657500. Neshuna paid the lease arrangement fee of 37,500 on 1st July X4. The cost to dismantle the plant at the end of the lease term are 320,000 and the present value of this is 200,640. अब एसेट रिकॉर्ड करना है, तो एसेट रिकॉर्ड करते हो आप इनिशियली कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट वो कितनी बताई हुई है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है? 4675500। ठीक है। इसके अलावा जो आपने अरेंजमेंट फीस दी है वो भी तो ऐड करोगे एसेट में। अरेंजमेंट फीस जो है वो भी आप एसेट में ऐड करोगे 37,500 की। और इसके अलावा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो भी आपने एसेट में ऐड करना होता है। वो कितना है? वो है जी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 200,640। तो इसका मतलब है एसेट जो आप रिकॉर्ड करोगे इसकी इनिशियल कॉस्ट है 4913640। इस पे चार्ज करनी है आपने डेप्रिसिएशन। ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? लाइफ थी 8 years डिवाइडेड बाय 8, तो डेप्रिसिएशन आ गई 614205। ऑप्शन में ही नहीं है। तो लीज लायबिलिटी की इनिशियल कॉस्ट का बता रहा था, उसमें इनिशियल जो कॉस्ट होगी वो नहीं ऐड कर देना। इनिशियल जो है इनिशियल कोई कॉस्ट हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के अलावा, हाँ जी, वो ऐड नहीं कर देना उसमें लीज लायबिलिटी में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के अलावा अगर कोई इनिशियल कॉस्ट दिए तो एसेट में ऐड करोगे, लाइबिलिटी में ऐड नहीं करोगे। ठीक है, बेसिकली सिर्फ वो एमएलपी है वही होगी। हाँ, मेनली लाइबिलिटी में वही जाना है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मिनट, हमारा आंसर कुछ गड़बड़ आ रही है। आंसर देखें। आंसर नहीं है इसका, नहीं, आंसर होगा। नहीं है, मैंने देखी थी ये वाली आंसर नहीं। आंसर तो होना चाहिए इसका। आंसर उसने अमाउंट बता दी हुई, डायरेक्टली खुद निकालना है। खैर, अगर इस हिसाब से देखें सबसे करीबी हमारा 611 ही आता है। ठीक है, अगर करीबी देख लें, कब ये भी हम एमसीक्यूज में करते होते हैं ना, जब नहीं आ रहा सबसे करीब वाला जो वो लगा दो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ऑप्शन सी बन रहा है। लेकिन ऑप्शन सी बन कैसे रहा है? अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, इसने आंसर नहीं दिए। डिस्काउंटेड एट 6%। दोबारा पढ़ लेते हैं। नेशनल को एंटर्ड इनटू 8-year लीज ऑन 1st July। ठीक है, द लीज रिक्वायर एनुअल पेमेंट ऑफ 750,000 इन एरियर। साल के एंड पे देना है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर लीज पेमेंट्स एट 1st July X4 आर डिस्काउंटेड एट 6% वाज इतना, मतलब ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड वैल्यू है। सही हो गया। नोशना को परचेज्ड 8-year लीज अरेंजमेंट, पेड लीज अरेंजमेंट फीस ऑफ 37,500। अब जो लीज अरेंज करने के लिए जो भी पैसे दिए हैं वो तो एसेट में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, ऑन 1st July X4 the cost to dismantle the plant at the end of the lease term are 320,000 and the present value of this is 200,000। तो प्रेजेंट वैल्यू वो भी ऐड करनी है, सबको ऐड करके ये किया। अगर आप ये इसको छोड़ दें तो 609 आता है, लेकिन अगेन 609 भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप?
माद आप क्या कह रहे हो? इसका आंसर यही है, करीबी यही बनता है मतलब। अच्छा अगले सवाल पे जाते हैं। कहते हैं व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून X5। अब लायबिलिटी की वैल्यू पूछा है, तो लायबिलिटी के लिए फिर आपने क्या करना है, वो लीज टेबल बनाना है। ठीक है, लीज टेबल कैसे बनता है यहाँ पे, ओपनिंग, वो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गई, इस पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने परसेंट है इस पे, 6%। ठीक है, इंटरेस्ट इस पे आ गया 6%। इसमें से माइनस करेंगे रेंटल। ठीक है, रेंटल कितना है, रेंटल देना है आपने 7,50,000 का, तो ये आ गया क्लोजिंग ईयर 1 का। अब उसने पूछा नॉन करंट लायबिलिटी में क्या जाना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में ईयर 2 का क्लोजिंग जाना है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगा, रेंटल, क्लोजिंग, तो ये आएगा जी 37083 समथिंग। ये भी गलत आ रहा है। हम्म, ये फिक्स मात्रा ये कितना गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आंसर्स गए किधर है, सवाल ही है ना। इनमें से किसी के भी इसने आंसर नहीं दिए हुए, डायरेक्ट उसने करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है ना। अगर हम इसको हाइड करें, क्वेश्चन तो आ गया, नहीं यार अजीब बात है। हम जो लाइबिलिटी कैलकुलेट करते जा रहे हैं वो गलत होती जाएगी ना। 4657 है, हमने वैल्यू तो नहीं गलत ली हुई। ओ सॉरी, हमने वैल्यू गलत ली हुई सर, 4657 है, 4657500। ये लें, डेप्रिसिएशन भी ठीक आ गई और लाइबिलिटी की वैल्यू भी ठीक आ गई, हमने वैल्यू गलत लिख ली थी। ठीक है, तो अब आंसर देखें, आपका जो पिछला वाला सवाल था उसमें देखें डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है 6,11,955, हमारी भी मोर और लेस यही है। ठीक है, और इससे अगले सवाल में जो लाइबिलिटी की वैल्यू है, लाइबिलिटी की वैल्यू भी यही आ रही है, हमने सिर्फ वो वैल्यू गलत डाली थी, बाकी हम ठीक कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट रेवेन्यू शुड नोशना को रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द साइकिलिंग टीम इन द ईयर एंडेड 30 जून X5। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो, ये छोटा सा इसने पार्ट दिया हुआ है, ये सबसे एंड पे कहते हैं जी, नोशना को एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम ऑन 1 February X5 टू प्रोवाइड 10 bikes as well maintained support as well as maintenance support services for a period for a year for a period of a year for a total price of 150,000, 12 महीने की ये services. Each bike has a selling price of 15,000 and maintenance services for the year are usually charged at 3,750 per bike. ठीक है, क्या होगा, उसने पूछा है रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड करना है, तो रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड करना है आपने, जो साइकिल्स दी हैं वो तो पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, साइकिल की कितनी प्राइस है जी, डिस्काउंटेड है ना हमाद भाई, साइकिल एक है 15,000 की, आपने 10 साइकिल्स दी हैं, वो कितने की बनती हैं, 1.5 लाख की। इसके अलावा आपने मेंटेनेंस भी दी है, मेंटेनेंस एक साइकिल की कितनी है जी, 3,750, और 10 साइकिल्स की मेंटेनेंस की भी आपने उनको दी है, मतलब टोटल जो प्राइस बनती थी, टोटल बनती थी 187,500, आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे दी है। कितनी डिस्काउंटेड प्राइस पे दी है, आपने सब कुछ 1,50,000 पे सेल किया है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना है, 37,500। मतलब एक तरह से आपने उनको मेंटेनेंस फ्री में दे दी ना। अब डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट है जनाब, इसको डिवाइड कर लो उस पर, तो डिस्काउंट बनता है जी 20% का, 20% का आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट साइकिल्स पे भी होगा, सर्विसेज पे भी होगा। साइकिल्स पे मैं अगर 20% का डिस्काउंट लगाता हूँ तो वो कितना बनता है, 30,000 का, तो साइकिल्स रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000 इनमें से रेवेन्यू। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस पे भी डिस्काउंट होगा, तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, रेवेन्यू 30,000।
अब ये जो साइकिल्स वाला रेवेन्यू ये तो पूरा रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो सर्विसेज वाला है ये आपने रिकॉर्ड करना है फरवरी से जून। कितने महीने बनते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने। तो इनटू 5/12, क्योंकि 5 महीने की सर्विसेज हैं और हमने पूरे साल की देनी थी। तो मतलब 30 जून तक रेवेन्यू में आप कितना रिकॉर्ड करोगे? 132,500। ये क्यों गलत कह रहा है? ये कह रहे हैं 142,500। फिर हमने कोई गलती की है। 10 vehicles, 10 bikes, as well as maintenance support for a period of a year with the total price of 150,000। ठीक है, टोटल 150 में हमने दिया है, डिस्काउंट आ गया ना, सही है। अब जो सर्विसेज हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने की रिकॉर्ड करनी है, वो भी ठीक है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन टोटल 150 तो बन जाए। क्या गलती हो रही है इधर? 142,500 हमारा 132,500। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? 150,000, ठीक है 15,000 इंटू 10। चार्ज 3750, तो 10 का तो वही होगा। ठीक है, 87 डिस्काउंट बना 20%। इसका 132,500 आंसर है। अगले सवाल पे जाते हैं। ये आ गया जी, यहाँ पे कहता है जी, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ शनवी को फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 एज अ रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन नोट 1 to 4। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी है, प्रॉफिट और लॉस नहीं बनानी। तो अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी है तो क्या होगा? प्रॉफिट गिवन होगा, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग नहीं बनेगी, ऐसे ही है। दूसरे में कह रहे हैं रिक्वायरमेंट बी में 12 नंबर के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ठीक है जी, सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सवाल में। रिक्वायरमेंट छुपा देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो ये इन्फॉर्मेशन जो है, इस इन्फॉर्मेशन में उसने प्रॉफिट दिया हुआ है जी। प्रॉफिट कितना है जी? 22,266, और लिखा हुआ है ड्राफ्ट, क्योंकि डेफिनेटली इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बताया हुआ है, फैक्ट्री की बिल्डिंग की कॉस्ट बताई हुई है, प्लांट की कॉस्ट बताई है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बताई हुई है प्लांट की और फैक्ट्री बिल्डिंग की। करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट, प्रोसीड ऑफ 5% लोन नोट। 5% लोन नोट का मतलब है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और लोन से हमें पैसे कितने मिले? 15,000। 5% है तो ये 5% नॉमिनल इंटरेस्ट इफेक्टिव वहाँ बताया होगा। डिफर्ड टैक्स की ओपनिंग लाइबिलिटी 4500 है। इंटरेस्ट पेड 750, ये गलत होगा क्योंकि हमने तो इफेक्टिव लेके जाना होता है, और फिर सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है। नोट 1 में क्या कहता है? चलो हम प्रॉफिट एडजस्ट कर ही लेते हैं, रफ सा करते हैं, लेकिन जरा प्रॉफिट एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट कितना बताया हुआ जी इसने? प्रॉफिट वाज 22,266, ये 000 में है। अच्छा, अब पहले नोट में क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट, शनवी एक्वायर्ड द फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1 अक्टूबर X2। हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर X8, काफी पुरानी है। When it had an estimated life of कितना? 25 years. Depreciation is charged on pro rata basis, मतलब monthly. On 1st April X8, there was a fire in the factory building, after which it was determined that the value in use of the building was 34 million. When it had the fair value was estimated to be 37 million. अब ये impairment वाला सीन आ रहा है। तो पहले इम्पेयरमेंट की डेट तक हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च तक, ठीक है, 6 महीने। देन उसके बाद उसकी कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट के साथ इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, देन उसके बाद रिमेनिंग डेप्रिसिएशन लगेगी। कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेलिंग द बिल्डिंग वुड बी 1 million। नो प्लांट वाज डैमेज्ड इन द फायर एट द डेट। द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द फैक्ट्री वाज आल्सो रिवाइज्ड टू 12 years। ठीक है, तो अब फैक्ट्री का क्या करना है जी हमने? फैक्ट्री का क्या करना है सर? फैक्ट्री में आप देखेंगे कि ये आ गई यहाँ पे फैक्ट्री। फैक्ट्री की हमारे पास कॉस्ट कितनी थी ट्रायल बैलेंस में? 60,000, और जो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 12,000।
अब ये आपके पास थी कैरिंग वैल्यू कब? 1 अक्टूबर 2017 पे, यानी साल के स्टार्ट पे। इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 6 महीने की। कैसे? 60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6/12, 6 महीने की। तो ये आपके पास आ गई कैरिंग वैल्यू 1 अप्रैल 18 की। ठीक है, कितनी कैरिंग वैल्यू आ रही है? स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि लाइफ बताई हुई है। 46,800 इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। अब इस दिन पे मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का हायर ऑफ होता है, एक है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज उसने खुद बताई हुई है, कितनी है? 34 मिलियन। और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो कितनी है? वो है जी 37 -1, वो आ गया 36। तो इनमें से हायर ऑफ कितना आ गया? 36। ये इसकी आ गई वैल्यू इन यूज। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया वो कितना है? 10,800 का। अब रिमेनिंग एसेट की वैल्यू 36,000 है। इसको 12 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि लाइफ इसमें क्या 12 साल है। डिवाइडेड बाय 12, लेकिन इंटू 6/12, 1500 आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई। सम किया, ईयर एंड की कैरिंग वैल्यू इसकी आ गई। कैरिंग वैल्यू एट 30th of September 2018। अब डेप्रिसिएशन कहाँ जानी है? प्रॉफिट में माइनस होगी। पहली डेप्रिसिएशन कितनी है? 1200, प्लस दूसरी डेप्रिसिएशन कितनी है? इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी जाना है, और इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 10,800। ठीक हो गया। फैक्ट्री की बात क्या है जी? कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर शनवी सोल्ड वन ऑफ द आइटम ऑफ प्लांट द कैरिंग अमाउंट ऑफ 9 मिलियन। कॉस्ट उसकी थी 15 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 6 फॉर 10.5 मिलियन। तो प्लांट सेल करने में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये ऐड कर देंगे। कितना? 1.5 मिलियन, यानी 1500 का। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी? द प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन येट बीन चार्ज, प्लांट इज डेप्रिसिएटेड 15% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, प्लांट अब साल के शुरू में बेच दिया था। ठीक है, प्लांट का क्या होगा जी? प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 माइनस जो उसमें से बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 15,000। इसका मतलब है जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया प्लांट वो 1,05,000 का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल कितनी थी? टोटल थी 33,300, माइनस जो बेचा है उसकी कितनी थी? उसकी थी 6,000। तो इसका मतलब है रिमेनिंग प्लांट की ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू थी साल के शुरू में। ठीक है, अब इस वैल्यू पे क्या चार्ज करनी है मैंने? डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 15% इज इक्वल टू माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15। देयर यू गो। ये आगे कैरिंग वैल्यू साल के एंड पे, और ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ पे जानी है? प्रॉफिट और लॉस। ले जी, नोट 1 तो हो गया। नोट 2 पे आते हैं। कहते हैं लोन नोट्स उसने, कहते हैं जी 5% लोन नोट्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर X7 एट इट्स पार वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। ठीक है, लोन मिला 15 मिलियन का। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशू अमाउंटेड टू 375,000 एंड वाज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस में उसने माइनस किया हुआ है, मैं इसको वापस ऐड करूंगा। जो इशू कॉस्ट है 3,75,000 उधर प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है ना, हम वापस ऐड कर देंगे क्योंकि ये तो लोन में ऐड होनी है। ठीक है, और 375,000 है, ट्रिपल जीरोस में हम करें तो सिर्फ 375 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द लोन विल बी रिडीम्ड इन 5 years टाइम एट अ सब्सटेंशियल प्रीमियम व्हिच गिव्स इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ कितना? 8%। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा वो लोन वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना लोन मिला है? 15,000। इसमें ऐड क्या करेंगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट, वो कितना है जी? 8%। माइनस करेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट। नॉमिनल कितना था? नॉमिनल था जी 5%। इसी 15,000 का 5%। तो क्लोजिंग क्या आएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये लाइबिलिटी में जाएगी। और ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये जाएगा प्रॉफिट और लॉस में 750 का। ऐसे ही है? नहीं, लोन आपने जब रिकॉर्ड करना है तो 150 माइनस 375 पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इशू कॉस्ट भी तो थी ना, तो इशू कॉस्ट यहाँ से माइनस करेंगे आप। अमोर्टाइज कॉस्ट पे जब आप लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते थे, इनिशियल मेजरमेंट क्या थी? फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट लगना है नॉमिनल वाला ये 5% लगना है, लेकिन किस पे? ओरिजिनल वैल्यू 15,000 पे।
ये लाइबिलिटी की वैल्यू होगी ईयर एंड पे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये फ्रॉड की बातें कर रहे हैं। कहते हैं सितंबर 8 शेनवॉय को इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड अ फ्रॉड दैट द कंपनीज क्रेडिट कंट्रोलर हु डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेन बिजनेस ट्रिप had been defaulting the company for some time. Payments of 500,000 from a company trade receivables have been stolen by the credit controller and are not recoverable. 5 लाख का bad debt हो गया। The amount is still included in that receivable balance. ठीक है। Of the total amount stolen, of the internal audit department discovered that 183,000 has been taken to the year ended 30 June X7 and remaining to the current year. Shenway Co is not insured for this fraud and it cannot be recovered. 5 लाख में से 183 पिछले साल के, बाकी इस साल के। तो इस साल का जो बैड डेट है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। 5 लाख माइनस 183 और 183 ओपनिंग रिटेन अर्निंग से माइनस करना है और रिसीवेबल में से 5 लाख माइनस करना है 317 आ। आखिरी नोट टैक्स का आ गया। At 30th September 8, the tax return on value of the plant and equipment was 75,000 and income tax rate applicable is 20%. Deferred tax. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताता हूँ। ओपनिंग हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताई हुई थी 45 यूनिट की, और जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो क्या होगी? क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 75,000 का कितने परसेंट टैक्स रेट है? टैक्स रेट 20% है। तो इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में इंक्रीज है, और ये इंक्रीज इन डीटीएल जो होता है टैक्स एक्सपेंस में ऐड होता है, लेकिन हम तो प्रॉफिट खेल रहे हैं, तो प्रॉफिट में हम इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। कितना? 10,500 सारा हो गया। अच्छा, इसका मतलब है जो मेरा रिवाइज प्रॉफिट है वो ये आ गया, ये एक्चुअली लॉस हो गया, लॉस फॉर द ईयर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर फाइनेंशियल पोजीशन बनाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या आना है मेरे पास? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मेरे पास आएगी फैक्ट्री, ये उसकी वैल्यू है, प्लस प्लांट, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। इसके अलावा करंट एसेट्स में क्या आना है? करंट एसेट्स की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी है जी? 44,100 माइनस 500। 500 कौन सा? वो जो रिसीवेबल में से आपने माइनस करना है, बैड डेट हुआ था ना। ठीक हो गया। मतलब इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन गया आपके टोटल एसेट्स। इसके बाद जी इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले तो आना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल स्टार्ट में बताया हुआ था वो कितना है जी? 30,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन तो हुई नहीं है, इक्विटी ऑप्शन वगैरह भी कुछ नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी। अब रिटेन्ड अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? 10,100 माइनस करनी है इसमें पिछले साल वाली एडजस्टमेंट 183, वो जो पिछले साल का बैड डेट था, फ्रॉड नहीं हुआ था। 500 में से 183 पिछले साल का था ना, बाकी देखो 317 हमने इस साल में लिखा है। और इसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना है ये प्रॉफिट या लॉस है, तो वो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। ये हो गया इक्विटी का। ठीक है, इक्विटी का टोटल हो गया। इक्विटी के बाद आना है जो नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 15,000। और इसके अलावा जो लोन नोट है 5% वाले, उनकी वैल्यू आ जाएगी, उनकी ईयर एंड की वैल्यू कितनी है? ये आ गई। इनका भी हमने टोटल कर लिया। इसके बाद जी करंट लायबिलिटी तो उसने खुद बताई हुई है, और करंट लायबिलिटी कितनी है जनाब? 107,184। ठीक हो गया। इनका टोटल करके देखते हैं। ये आ गया जी 144,565। लोन पे इंटरेस्ट क्या हुआ? ना ना। अच्छा, ये हमारे पास इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो फाइनेंस कॉस्ट में चला गया, हमारे अकॉर्डिंगली सवाल कंप्लीट हो गया। एसेट और इक्विटी और लायबिलिटी इक्वल नहीं आ रहे, पेपर में भी इक्वल नहीं आएंगे, इनकी आपने परेशानी नहीं लेनी, आपने बस आगे मूव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आंसर पे जाते हैं और देखते हैं जी कि क्या कह रहा है आंसर इसका। प्रॉफिट इसने कहा जी कि लॉस निकाले 23,110 का, हमारा लॉस कितना था? हमारा 32,000 है, तो मतलब फर्क हमारा एक्चुअली यहीं पे आ रहा है। देखते हैं जी क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गई बिल्डिंग की 2700 की, 10,800 आ गया, उसकी डेप्रिसिएशन 11,000 ये आ गया। प्रॉफिट आ गया 375 हमने ऐड कर दिया, 1170 लोन की फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा ये हमारी गलत है, फ्रॉड वाला 317 माइनस किया, और टैक्स का 609 था और हमारा ज़्यादा आ गया। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब इन दो चीज़ों को देखते हैं पहले। लोन नोट, तो लोन नोट पे इंटरेस्ट आ गया 8% का, 1170, तो हमारा क्यों कुछ हो रहा है? तो हमने वहां पे क्या माइनस किया? 750 लिंक गलत दे दिया, लिंक गलत दे दिया जी हमने।
इसका लिंक नहीं देना था, जी नहीं था, ये था एफ, यहाँ था। अच्छा, एक तो ये गलती होगी, ठीक ठीक है। दूसरा फ्रॉड वाला हमारा ठीक था, डेफर्ड टैक्स वाला गलत था। ओहो, वो टैक्स निकालना था मुझे, टैक्स निकालना था, क्योंकि सवाल में उसने क्या कहा हुआ था टैक्स के बारे में, द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज 75। अब बेसिकली यहाँ पे टैक्स की मुझे पूरी वर्किंग करनी थी। वर्किंग कैसे होगी, देखो ये हम यहाँ पे टैक्स की वर्किंग करने लगे हैं। ओपनिंग तो पता है, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे जी, हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू ये थी, ठीक है। और जो टैक्स बेस है वो थी 75,000। कैरिंग वैल्यू ज्यादा और टैक्स बेस कम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो था टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है। और इसका 20% बननी थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो थी 5109। तो अगर क्लोजिंग 5109 है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो 609 का इंक्रीज है, ये यहाँ पे माइनस करना है, 23,110, ये ठीक होगा। अब इनकेस अगर जैसे हमने भी किया इस तरह से कर लेते तो टैक्स का कितना, एक आधा नंबर कट जाता। अब बाकी देखो बैलेंस भी हो गया, तो इसका मतलब है बाकी आंसर हमारा ठीक होगा। अब देखा, बैलेंस इसलिए नहीं आता, कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है, लेकिन उस छोटी मोटी मिस्टेक के लिए आप पूरा टाइम जाया कर दें, दैट डजंट मेक अस साउंड। तो जी 1441445 ये आंसर ठीक है। अब यहाँ पे इसने कह दी 1 मार्क पर फिगर है, कितनी फिगर्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें थी। इनमें से हमारी दो गलत हो गई थी, एक का तो लिंक गलत दे दिया था और एक हमने अमाउंट गलत कर दी थी, इसका मतलब है 2 नंबर यहाँ पे कट गए, 6 मिले। यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारा ठीक था, करंट एसेट्स ठीक थे, ये ठीक था, रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक थी, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग का वो प्रॉफिट गलत आता है, उसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग भी गलत आती है, लेकिन उसका नंबर ना कटता। लोन नोट की वैल्यू ठीक थी, टैक्स की वैल्यू हमारी गलत थी, एक नंबर इसका कटता, ठीक है। मतलब ओवरऑल इस 20 में से हमारे कितने कट जाते, 3 नंबर, बाकी कितने मिलते, 17। सर एंड 17 इज गुड। वर्किंग में आपने सही कर लिया, लिंक दिया, उसका नंबर नहीं जाएगा। लिंक अगर गलत दोगे तो उसका नंबर आधा कटेगा ना, नहीं मतलब ये जैसे हमने ना, हाँ लिंक नहीं दोगे फिर तो नंबर नहीं मिलेगा। वर्किंग में हो गई। हाँ, वर्किंग करके लिंक भी देना है प्रॉपर तरीके से। आखिरी सवाल पे आते हैं जी, और ये मेरे ख्याल रेशो का सवाल था। लेट्स सी क्या हो रहा है स्पेशली। अच्छा जी, इसको तो हम जरा हाइड कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सवाल हमें देखना है अभी, डायरेक्ट आंसर दे रहा, सवाल नहीं दे रहा। ये आगे जी सवाल, और डाटा इसका वो यहाँ से देगा, ठीक है। सवाल में कहता है जी, रिक्वायरमेंट ए में कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ सेवर को इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रॉय कंपनी। सब्सिडरी के डिस्पोजल पे जो गेन लॉस है वो निकालना है, 4 नंबर है, और अगर ये कैलकुलेशन आप याद कर लो कि किस तरह करनी है, ये 4 मुफ्त के नंबर हैं। फिर 13 नंबर के लिए क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रॉय को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X8 एंड X7। रेशियोज कौन कौन सी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो एंड गियरिंग। और गियरिंग का फॉर्मूला खुद बता रहे, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। 5 रेशियोज हैं और उसने कह दिया मैक्सिमम 5 मार्क्स इज अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। इसका मतलब है 5 नंबर हैं और 5 रेशियोज हैं। क्या रेशियोज 5 हैं, नहीं 10 हैं, 2 साल के निकालनी है, तो 0.5 पर रेशियो है। अब ये जो 5 नंबर है ये आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, इन 13 में से ये 5 आपके पक्के होने चाहिए। दूसरा, इस तरह का जो सवाल है परफॉर्मेंस और पोजीशन को कंपेयर करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, ठीक है। मतलब इसमें से इंटरप्रिटेशन के जो आपके पास बाकी 8 नंबर है, उन 8 में से आपके 5 या 6 आने चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट सी में कह रही, एक्सप्लेन वेदर द डिस्पोजल ऑफ सेवर को विल कंस्टिट्यूट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो बेचा है क्या वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा एज पर IFRS 5, और उसकी अगर IFRS 5 होगा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वो 3 नंबर के लिए बता देनी है। सवाल देखते हैं जी, ये रही जी इंफॉर्मेशन। क्या कह रहे जी इंफॉर्मेशन में, कहते हैं at 1st January X8 the Troy group consisted of a parent Troy and 2 wholly owned subsidiaries operating in sports good industry. The sale of one of the subsidiaries
Saverco was completed on 31st August X8 when Troyco sold its entire holding for 160 million. Consideration consisted of an immediate cash payment and deferred consideration to be received on 31st August X9. The deferred consideration is included in the 160 million and its present value. The deferred consideration इसके अंदर शामिल है. Prior to its disposal, Saverco was the only company in the group that made uniforms for the sports teams, schools, and businesses. And the business was sold to the Troy company. Troy Group could exist with the uniform market and concentrate on its other markets. अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मार्केट से एग्जिट कर रहा है और बाकियों में चल रहा है. तो इसका मतलब है ये वो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन आ सकता है उस लिहाज से, क्योंकि आप अपने पूरे ऑपरेशन बेच रहे हो. कहते हैं Saverco had net assets of 232 million at the date of disposal. The sale has been correctly accounted for in the consolidated financial statement and the gain has been included in admin expenses. जो भी गेन है वो रिकॉर्ड कर लिया हमने. ठीक है, हमने कितने का बेचा है? 160 का बेचा है ना. ठीक है, sale of one subsidiary was completed on this date और the Troyco sold its entire holding for 160 million. ठीक है, माइनस डेफर्ड कंसिडरेशन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रेजेंट वैल्यू पे. सही है, तो जो भी है टोटल 160 हो गया. माइनस करेंगे नेट एसेट्स, वो कितने हैं? 232. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? Troyco originally purchased all of the share capital of Saverco on 1st January X2 for 280 million. The fair value of the carrying amount of the net assets of Saverco at acquisition were 224. Goodwill was considered to be fully impaired by 39.2 million at 31st August. Goodwill की impairment इतनी हुई है. अब इसने होली ओन्ड सब्सिडी मतलब एनसीआई नहीं है यहाँ पे, कोई एनसीआई यहाँ पे नहीं है. नेट एसेट्स एट डिस्पोजल डेट कितने जनाब? 232 मिलियन थे ना. और मतलब ये लॉस हो रहा है डिस्पोजल पे क्योंकि हमने तो 160 का बेचा है. गुडविल कितने की थी? हमने ओरिजिनली कितने का खरीदा था? 280 का. नेट एसेट्स कितने के थे? 224 के. तो इसका मतलब है 280 माइनस 224 करें तो गुडविल कितनी आती है एक्विजिशन पे? 280 माइनस 224, तो गुडविल कितनी थी एक्विजिशन पे? 56. और इसमें से 39.2 की इंपेयर हो गई है. तो ठीक है, इसका मतलब है डिस्पोजल डेट पे गुडविल कितनी है? 16.8. हमने बेचा कितने का है? डिस्पोजल प्रोसीड्स है 160. नेट एसेट्स जो हैं वो कितने के थे? 232. और जो गुडविल है वो कितने की है हमारे पास? 16.8. दोनों को जब माइनस किया तो इसका मतलब है हमारे पास गेन नहीं है, हमारे पास क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल है. 4 नंबर तो ये है आपके. ठीक है, अब आगे कहते हैं अब दोनों शेयर्स का रेवेन्यू वगैरह कंपेयर करें. हमने सब्सिडरी कब बेची है? 31st अगस्त X8 को. हमारा ईयर एंड 31st दिसंबर है. मतलब दूसरे साल में सब्सिडरी हमारे पास 8 महीने रही है, 4 महीने नहीं रही है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. पिछले साल में पूरे साल थी. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों कंपनीज का दिया हुआ है. रेवेन्यू देखें हमारा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है. ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए हैं जी? ज्यादा हो गए हैं. अब इन ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है इसमें 88 का तो इंक्रीज वो लॉस ऑन डिस्पोजल वाला है, क्योंकि उसने क्या वो जो भी लॉस है वो यहाँ पे इंक्लूड उसने कर दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है. ठीक है, ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट ओवरऑल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. कहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब वो उसने बताया मेरी करंट एसेट्स हमारे देखें तो कम हुए हैं क्योंकि इस साल के एंड पे सब्सिडरी नहीं है ना. प्रॉफिट और लॉस में तो 8 महीने कंसोलिडेट हुई है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में 31st दिसंबर X8 पे हमारे पास सब्सिडी नहीं, तो वो कंसोलिडेट नहीं हुई. इक्विटी बढ़ गई है, नॉन करंट लाइबिलिटी कम हुई है, करंट लाइबिलिटी कम हुई है. कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज मेकअप ऑफ बैंक लोन एंड बैंक एंड अदर लोन्स. अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन भी है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट. Sale of Saverco represented 9% of the total group sales in the 20X8. So 9% is a material amount. ठीक है. As part of the group arrangement, Saverco bought its raw material from Troy company at a price of 5% below the fair value. सेवर जो है वो अपनी रॉ मटेरियल इससे खरीदा था डिस्काउंट पे. अब वो बेच दिए सब्सिडी तो अब तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना. In March X8, Saverco lost a court case to Argo, a major customer, which caused reputational damage resulting in a loss of sale and legal expenses of 38 million in excess of the previously recognized provision. मतलब इसकी वजह से भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह बढ़े हैं. ठीक है, 88 का इंक्रीज उस वजह से था, 38 का इंक्रीज इस वजह से एडमिन एक्सपेंसेस में.
In 2028, Saverco also recognized an impairment of 52 million in relation to the property, plant and mainly due to the fulfill of Argo's order. तो हमारा प्लांट जो इम्पेयर हुआ है उसकी इम्पेयरमेंट भी एडमिन में डाली हुई है इसने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है जी कि द इम्पेयरमेंट एंड लीगल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस। ओवरऑल Saverco मेड एन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 136 million इन द 8 months टू द डिस्पोजल डेट, ठीक है। सब्सिडी हमारी कौन सी थी? सेवर जो कंपनी थी हमारी सब्सिडरी थी, उसका लॉस ही हुआ था, ठीक है, बेचना तो उसको ठीक ही था, ठीक है। अब इसके आंसर पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। सो हियर वी आर ऑन द आंसर। जी ये लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया जी 88.8, हमारा भी 88.8 है। ले जी 4 नंबर तो ये पक्के हो गए। दूसरा रेशोज निकालने थे, वो गिवन फिगर्स हैं उनको डिवाइड करके रेशोज निकालो, और ये 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने चाहिए एट ऑल, ठीक है। अब अगर रेशोज को देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हुआ, और ये नहीं कि कम इंक्रीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो तकरीबन ठीक ठाक डिक्रीज हुआ है, तकरीबन आधे पे आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी डिक्रीज हुआ, करंट रेशो अलबत्ता हमारा इंक्रीज हुआ है, जारी बेच से सब्सिडरी बेच के पैसे मिले तो कैश आया तो वो तो बढ़ेगा। फिर गेयरिंग जो है, गेयरिंग हमारी कम हो गई है, गेयरिंग कम होना भी एक अच्छी बात है। अब अगर इसके आंसर को देखें अंग्रेजी को तो क्या कहते हैं, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं द ट्रॉयज ग्रुप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंप्रूव्ड बाय 136 million फ्रॉम 27 to 28 व्हिच इज अ 6.25% इंक्रीज। आप सिर्फ अमाउंट बता दो कि कितने से इंक्रीज हुआ, वही काफी है। This is despite the fact that Swearco's results are only consolidated for 8 months and 5 months of and 5 months of these months it suffered a loss of sales as a result of the loss of the court case with Argo, ठीक है। तो 5 महीने तो उसका रेवेन्यू आया नहीं है, तो इसका मतलब है पेरेंट की अपनी परफॉर्मेंस है। This suggests that the lost revenue related to Saverco and has been more than often offset by a rise in the Troy's revenue, मतलब सब्सिडरी का जो रेवेन्यू वो तो कम हुआ है लेकिन पेरेंट का इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल पेरेंट का ज्यादा इंक्रीज था, इस वजह से ओवरऑल इंक्रीज हुआ। Or that one of its other subsidiary. It might also be the case that Troyco has continued to supply raw material to Saverco after it sold Saverco. These sales, which were previously eliminated from the consolidated revenue, would now be included and are likely to be priced at fair value rather than discounted as they previously were. अब सब्सिडरी को हम जब चीजें बेच रहे थे वो डिस्काउंट पे बेच रहे थे, सब्सिडरी बिक गई है तो अब हम उसको डिस्काउंट पे तो नहीं देंगे, जिसका मतलब है हमारा रेवेन्यू आगे जाके फर्दर क्या होगा, मजीद इंक्रीज होगा। So the group cost of sale is 16% higher than in 2027, despite the fact that group revenue has increased by only 6.25%. रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ है 6%, कॉस्ट ऑफ सेल्स का इंक्रीज 16% है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज द ग्रुप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज फॉलन बाय 5.3%, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हुआ है। दिस मे बी ड्यू टू द जर्नल प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सप्लायर दैट हैव नॉट बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर, और ट्रॉय and its other subsidiaries may have pursued revenue growth by discounting selling prices, therefore depressing the gross profit margin. The fall in the gross margin may also have been impacted by the disposal of Saverco and resulting charge in the group sale mix. Saverco was the only group company that made uniforms rather than operating solely in the sports good industry, and the margins on uniforms may be higher than those on sport goods. The loss of a higher margin area of the business will the gross profit margin has fallen dramatically from 30 to 17. This is in part a knock-on effect from the fall in the gross profit margin. अब वो 5% से गिरा था, ये अच्छा खासा गिर गया. However, it is also affected by the fact that admin expenses have doubled and distribution costs have increased by over 15%. अब ये जितनी मुश्किल अंग्रेजी ये लिख रहे हैं, आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर है वो लिखेगा, आप सिंपल रखो, समझाओ चीजें. अच्छा, उसके बाद कहते हैं it is further explained, sorry, as significant part of the increase in administration expenses is 88.8 million loss on disposal of Saver. It is further explained by the impairment of plant and machinery in Saverco of 52 million and the legal expense of 38 million, which all contributed to overall loss made by Saverco. The total of these amount is 178.8 million and they can be considered non-recurring items.
If they are excluded from admin expenses, the total expenses fall to 181.2 million, suggesting that Troy Group has controlled its underlying cost as well. ROC has decreased from 11.6 to 7.2%, although this ratio is of limited usefulness because Severco's result to disposal are included in the profit figure. ठीक है, वो उस profit figure में है, including the loss on the disposal and goodwill impairment. But its capital is not included in the capital employed because the company is not included in the consolidated statement of financial position. By excluding Severco operating loss to disposal from the profit figure to calculate in the calculation, a more comparable ROC can be calculated. This is 9.6%. अब ये एक्चुअल वाला आप ना भी निकालो, इतना कोई मसला नहीं है, आप सिंपल जो गिवन है उस पर बात कर दो, साथ ये बता दो कि उसके प्रॉफिट में उसका सब्सिडरी का प्रॉफिट है लेकिन कैपिटल में उसका कैपिटल नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कहते हैं, आफ्टर द सेल ऑफ सेवर कंपनी द करंट रेशियो ऑफ द ईयर एंडेड 30th year ex-8 shows increase from 0.8 to 3.1% times, while the current ratio of 0.8 is low, that and indicates that there may be liquidity problem. A ratio of 3.1 is high and may suggest inefficient use of resources. अब वो कहते हैं 0.8 बहुत कम है और 3.1 बहुत ज्यादा है. The change is due to a significant reduction in the current liabilities, which may be as the result of Troyco using cash generated by sale of Severco to repay some short-term borrowings. It may also be the case that the 27 figures were skewed by the high current liabilities of Severco. Gearing has been reduced from the year from 19.9 to 13.1 as a result of the non-current liability reducing by 400 million and equity increasing by 4698 million. तो equity का increase बहुत ज़्यादा है, इस वजह से gearing कम हुई है. Without further information on Severco non-current liabilities, it is very difficult to tell that whether the fall in the group non-current liabilities is as a result of the disposal or whether the Troyco has simply repaid the debt during the year. If Troyco's group current assets at the 28th year end include significant cash reserves, it may be advisable to further pay off loans in order to reduce the interest burden. वो कहते हैं कि अगर लोन वापस किया तो फिर इसका मतलब है इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए, तो बाकी भी इफेक्ट आएगा आगे. This may be achievable in any case when deferred cash consideration or sale of Severco is received. तो कहते हैं वो कुछ हिस्सा डेफर्ड भी है ना, उन्होंने हमें बाद में देना है, तो वो जो पैसे हमें बाद में मिलेंगे उससे फर्दर हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी और हमारी जो गेयरिंग है वो फर्दर कम हो जाएगी. सर इस तरह की वो डालिए स्टेटमेंट के विदाउट मोर इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. हाँ कह सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है. कंक्लूजन में क्या कहते हैं, आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ Severco the group financial performance and position seems to have improved significantly. Severco's appear to have been a drain on group's liquidity and negatively impacted margins. It appears that the remaining Troyco group is able to generate healthy levels of revenue and is better able to control cost. It is anticipated that the underlying margins may improve in 2029 as management can concentrate on development of the core business rather than the disposal of Severco. It can also use deferred consideration proceeds to pay down बैंक लोन्स एंड इम्प्रूव गेयरिंग. ठीक है, कंक्लूजन की उसने बात कर दी. अच्छा, आखिरी जो पार्ट था उसमें क्या कहते हैं, as discontinued operation is a component of entity that has been sold or is held for sale and represents a separate major line of business or geographical area of operation and is a part of single coordinated plan to dispose plan. अच्छा, अब ये इसने पहले डेफिनेशन बता दी है इसकी, एक नंबर तो इसमें ये मिल जाएगा. कहता है Severco is likely to meet the criteria as it was making uniform, which is a separate major line of operation and has been disposed of during the year. As a discontinued operation, Severco results should be removed from the individual line items in the consolidated statement of profit or loss and presented on the face on the statement of profit or loss as a single amount made up of post-tax loss made by Severco together with the loss on disposal. तो इसको one line item बना के आपने show करना है. The company result for the year ended 31st December 7 should be shown as discontinued operation for the comparative purposes. कहते हैं पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी अलग से शो करना है एज अ कंपैरेटिव, ताकि आप कंपेयर कर सको कि जो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसका इस साल में क्या और पिछले साल में क्या. ये आपका सवाल था इंटरप्रिटेशन, और इसके साथ ही हमारा मॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया. मॉक कंप्लीट करने में हमें जो टाइम लगा है वो तकरीबन 1 घंटा 30 से 40 मिनट लगेंगे. ठीक है, और इस 1 घंटा 30-40 मिनट में हमने हर क्वेश्चन डिस्कस किया. काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए, मतलब जो ड्राफ्टिंग वाला सवाल था वो हमने तकरीबन पूरा सॉल्व कर लिया, मतलब उसको स्केच नहीं दिया सही तरह लेकिन सॉल्व तो पूरा कर लिया. अब यही क्वेश्चन अगर मैं पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेता और रेशो वाला क्वेश्चन हम लिख लेते तो हमें 1 घंटा 30 मिनट की बजाय 2 घंटे लग जाते.
इसका मतलब है एग्जाम का जो टाइम है दैट इज इनफ टू सॉल्व द एग्जाम। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। सो चीज़ों को प्रिपेयर करें एंड आपका अगला मॉक होगा कल। ठीक है, कल आपका मॉक होगा जी 12 बजे से लेके तो ओके 11 बजे से आप लोगों का मॉक होगा 2 बजे तक। 11 से 2 मॉक हो जाएगा, 2 से 3 हम उसको डिस्कस कर लेंगे। डन। तो काइंडली जो कैंपस में आ सकता मॉक देने जरूर आए, जो नहीं आ सकता ऑनलाइन दे दे, लेकिन दें जरूर। सी यू ऑल टुमारो जी, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।